नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन आज पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है, कई बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। जिस तरह वज़ीर आज़म को उनकी कानूनी टीम ने गलत बातें बताईं, सदर को गलत बातें बताईं और जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म को भी हज़ीमत उठानी पड़ी और सदर को भी हज़ीमत उठानी पड़ी। और ये भी होता है कि जो बातें वज़ीर आज़म को बताई जाती हैं, वज़ीर आज़म उसको मज़ीद चेक किए बगैर फ़ौरी तौर पर ट्वीट कर देते हैं या उसका बड़े ज़ोर से ऐलान करते हैं, हालांकि उसकी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं होती है। इसी तरह मौशी टीम भी तकरीबन वज़ीर आज़म को जो बातें बता रही हैं, जो हम समझते हैं वो कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ बता रही है। ये वज़ीर आज़म उसके ऊपर समझ रहे हैं कि बस मईशत मुस्तहकम हो गई है और कल से पाकिस्तान जो है वो बड़े हाई प्रोफाइल मुआशी रेटिंग में आ जाएगा। हालांकि ये कितना सही है, आइए हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊं, कुछ इंडिकेटर्स हैं उसको आवाम के सामने मैं लाना चाहता हूं, लोगों के सामने लाना चाहता हूं। और ये है ग्रोथ रेट है 2017 और 18 में था 5.4% तकरीबन। ग्रोथ रेट 2018-19 में कहाँ पहुँच गया है, 3.3% तकरीबन। अफरात-ए-ज़र 8% से बढ़कर 12.5% हो गया है। मालियाती खसारा कौमी पैदावार का 6% से बढ़कर 8.9 हो गया है। तकरीबन बजट में 7.2% बताया गया है। रुपए की कदर कम होने के बावजूद बरामदात में कोई इजाफा नहीं हुआ, बल्कि 2018-2019 के इक़्तिदाम पर इसमें 0.2% कमी हुई है। तकरीबन तजारती खसारा 11 माह में 13.62% कम हुआ तकरीबन, जिसकी वजह मईशत में सुस्त रफ्तारी और दरामदात में कमी है। एक चीज़ पे बड़ा शोर मचाते हैं, ये बहुत शोर मचाते हैं और बचा रहे हैं बाज़ाफ्ता। करंट अकाउंट खसारा अब 19 बिलियन डॉलर के बजाय तकरीबन 13 बिलियन डॉलर है। कोई कहता है 12 है, कोई कहता है, इनके एक साहब ने तो 10 भी कह दिया, चले मान लेते हैं। लेकिन अगर मईशत को बंद करके और इंपोर्ट को 23% गिरा कर अगर आप करंट अकाउंट खसारा जो है वो उसको आप सेव कर रहे हैं और उसको कमी कर रहे हैं, तो ये कैसी कमी है सर, कैसी कमी है। सर्कुलर डेट बढ़कर अब तकरीबन 1700 अरब रुपए हो गया है और पब्लिक डेट टू जीडीपी है 217-18 में 79% तकरीबन। पब्लिक डेट टू जीडीपी है 2018 और 19 में 82% तकरीबन। बैरूनी कर्जा बढ़कर तकरीबन 104 बिलियन डॉलर्स का हो गया है और मजीद सुनाए कि इस साल इजाफा हुआ है जो इसमें अभी आएगा। हर पाकिस्तानी पर कब्जा तकरीबन 1,87,000 रुपए हो गया। 1,87,000, 1,25,000 पे 18 पे चीखते थे इमरान खान। डॉलर की मौजूदा कीमत तकरीबन 155 रुपए के करीब है। एक साल में डॉलर तकरीबन 35% बढ़ा है, लेकिन बरामदात फिर भी नहीं बढ़ी। स्टेट बैंक के मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर तकरीबन 9.1 जो स्टेट बैंक ने दिया है वो मैं कोट कर रहा हूँ। वैसे हमारे पास जो था वो 8 पॉइंट समथिंग था, लेकिन 8.9, लेकिन ये 9.1 उन्होंने कोट किया है। और इसके अलावा कमर्शियल बैंकों के होते हैं वो भी थोड़ा सा उसमें शामिल है, 5-6 के करीब होते हैं। तेल की मौजूदा कीमत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये हम इंपोर्ट करते हैं। तेल की मौजूदा कीमत जो जरदारी साहब के दौर में थी वो 137-47 थी और आज है 57.02 डॉलर फी बैरल। उस ज़माने में 147 जो है वो डॉलर फी बैरल थी। कितना फ़र्क था और इसकी वजह से मईशत का भेजा निकल जाता है। आइए हमारे पास जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराते हैं, फिर सवालात करते हैं और आज की मईशत किस जगह पे खड़ी है आपको बताते हैं। डॉक्टर अशफाक हसन, माहिर माशियात,
डीन नेस्ट, मेंबर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, साबिक मुशीर ख़जाना, साबिक स्पेशल सेक्रेटरी ख़जाना फाइनेंस, इस्लामाबाद स्टूडियो में। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, माहिर माशियात, आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर अशफाक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये कुछ इंडिकेटर सर मैंने आपके सामने रखे हैं एज ए तालिब इल्म। पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है सर आज? एक सवाल है, उसमें बहुत बड़ा जवाब सामने है। जनाब, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी है, मैं ये कहूँगा कि अगर आप 2018 जून या जुलाई से अगर आप ले लें, या अगस्त से जब ये हुकूमत आई थी, तो उस वक्त जो सूरत हाल थी आज वो सूरत हाल नहीं है। उसमें कदर बेहतरी आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और जिसकी वजह से हम परेशान थे माली साल में 2018 में, वो ये था कि हमारे बैरूनी अकाउंट का खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तक 20 बिलियन डॉलर के करीब था, जो आपने अभी 19.9 बिलियन भी दिखाया है। उसकी वजह से पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। 20 बिलियन डॉलर तो करंट अकाउंट में खसारा था, जिसको पुर करने के लिए हमें बोरो करना ज़रूरी था, लेकिन इसके बावजूद 10 बिलियन डॉलर के करीब हमें कर्ज़ों की अदायगी भी करनी थी। तो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी हमें। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को IMF में फिर जाना पड़ा। आज हम जहाँ खड़े हैं उसमें आसमान ज़मीन का थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। आज हमारी वल्नरेबिलिटी वो नहीं है जो 18 में थी, जब ये हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला था। यहाँ पर सवाल जो मैं करूँगा हुकूमत वक्त से कि क्या ये वाहिद रास्ता था इस रिज़ल्ट को अचीव करने का, कि करंट अकाउंट को खसारा को कम करना ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी? क्या यही एक रास्ता था वाहिद, या कोई और भी रास्ता था? मेरे ख्याल में और भी रास्ते थे। ये जो रास्ता अख्तियार किया गया करंट अकाउंट के खसारे को कम करना, जो वक्त की ज़रूरत थी कम करना, ये जो रास्ता अख्तियार किया गया है, ये बहुत हेवी कॉस्ट रास्ता है। इसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत ने कॉस्ट पे किया है और आगे भी पे करती रहेगी। मैं जो रास्ता बताना चाहता था, रिजल्ट गालिबन यही होता, लेकिन इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं हुकूमत वक्त को देना पड़ता। ये इस तरीके से किया गया है इस खसारे को कम, कि जैसे अगर आप अपने घर में रह रहे हों और बिजली वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं आप चले जाते हैं तो अपने घर को बंद कर देते हैं। तो जब आप घर में नहीं हैं तो बिजली के इस्तेमाल भी नहीं हो रही है और बिजली का बिल भी कम आएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जब मईशत के दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दें आप, कि कोई कारोबार ना हो, हर चीज़ एक जगह पे मुंजमद हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जैसे मुल्कों की मईशत जो है वो ज़्यादातर इंपोर्ट डिपेंडेंट है। जब मईशत का पहिया तेज़ी से घूमेगा, हमारी इंपोर्ट बढ़ जाएगी, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी बढ़ेगी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स बढ़ जाएगा, केमिकल्स बढ़ेगा, एनर्जी की इंपोर्ट्स बढ़ेगी, हर तरह की इंपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन पहिए को बिल्कुल जैम कर दें तो ये सारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे। जब सारे इंपोर्ट कम हो जाएंगे तो आपका ट्रेड गैप भी बेहतर हो जाएगा, आपका करंट अकाउंट भी बेहतर हो जाएगा। हमने यही रास्ता लिया कि बिल्कुल मईशत को बिल्कुल बंद कर दिया हमने। इसके असरात क्या हो रहे हैं? इसके असरात ये हो रहे हैं कि मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जब स्लो हो गई है, अगर आप देखें तो IMF ने जो प्रोजेक्शन किया है तो तकरीबन 2.5% ग्रोथ होगा। मूडीज़ की बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मूडीज़ ने इस ग्रोथ को मज़ीद कम कर दिया, 2.2% ये इस माली साल को उनकी फोरकास्ट है, इस पर कोई जिक्र नहीं कर रहा है। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल ख़त्म हो गई है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, यानी इंडस्ट्रियल पैदावार बढ़ने के बजाय वो घट रहा है। और उसकी वजह यह है कि हर चीज़, उसके रॉ मटेरियल से लेकर और तमाम उसके यूटिलिटीज़ के प्राइसेस सब हमने इतने बढ़ा दिए हैं कि वो अब कम्पिटिटिव नहीं रहा है।
इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मसले मसाइल हुए हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्रीज बिल्कुल नहीं चल रही है, मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। शाही साहब, बज़ाहिर ऐसा लगता है और लग रहा है और ऐसा हुआ है कि हाई कॉस्ट इकोनॉमी से ये लो कॉस्ट इकोनॉमी से ये हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ गए हैं सर। मौजूदा हुकूमत लो कॉस्ट इकोनॉमी से हाई कॉस्ट इकोनॉमी की तरफ गई है। इंटरेस्ट रेट्स 6 से 13.25 या इसमें भी वेरिएशन होगा, आप ज़्यादा जानते होंगे। करेंसी डिवेल्युएशन हो गई, इंपोर्ट 23% गिर गया, यूटिलिटीज़ बिल सारे के सारे इंक्रीज हो गए, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इंक्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज जैसे डॉक्टर इशफाक साहब ने कहा कि श्रिंक हो गई है, बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में? देखिए, मैं स्टेट बैंक के और हुकूमत के आदत शुमार की रोशनी में एक एक जुमले में आपको बताता जाऊंगा। 2018 का जो पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, उसके मुकाबले में अगर हम 2019 को कंपेयर करें तो 3 चीज़ों में बेहतरी आई है बुनियादी तौर पर। तिजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट और जो है आपके क्या कह सकते हैं, तीसरा मैं भी आपको बताऊंगा, रेमिटेंसेस। इसके अलावा 11 में खराबियाँ आई हैं। 3 में बेहतरी आई, 11 में खराबियाँ आई। पहला आपका, अगर आप मजमूई बैरूनी सरमायाकारी देखें तो स्टेट बैंक ये कहता है कि 2018 में आई थी $5,700 मिलियन और 2019 में आई है 250 मिलियन, कोई 98% फॉल हो गया। नंबर 1। अफरात ज़र 2016, 17, 18 में अफरात ज़र जो था 4% से कम था। नवंबर में जो है ये 12.7% है और फूड इन्फ्लेशन इससे ज़्यादा है। शरह नमू जो थी 2018 में 5.5% थी, 2019 में 3.3 है और मूडीज़ हमें डरा रहा है कि 2021 तक ये 3.5 रहेगी। यानी मूडीज़ ये कह रहा है कि 2021 तक हमारी शरह नमू उससे कम होगी जो इस हुकूमत को विरसे में मिली थी। मगर जो उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात मोदी ने कही है, जिसकी ये बात हुकूमत नहीं कर रही, वो ये है कि बजट खसारे को हम कहते हैं मदर ऑफ ऑल ईविल्स, तमाम बीमारियों की माँ या जड़। वो जब 2018 में थे 6.6%, जिससे अवाम कुचले जाते हैं। 2019 में हो गई 8.9, इस 2020 में होगी 8.6। मगर वो ये कहते हैं कि 2023 का जो साल है, जो अब इलेक्शन ईयर होगा, इस हुकूमत का आखिरी साल होगा, उस वक्त 7% रहेगी औसतन, यानी उससे ज़्यादा अफरात ज़र जो इस हुकूमत को विरसे में मिला था। अब आप आ जाइए, बरामदात 2018 में बढ़ी थी, 2019 में गिर गई स्टेट बैंक के मुताबिक। तो तिजारती खसारा जो कम हुआ है वो कम हुआ है, इंपोर्ट्स को आपने कम किया है, जिसमें मशीनरी के इंपोर्ट्स भी हैं, दूसरे इंपोर्ट्स भी हैं। बरामदात गिरी हैं 2019 में, और इन 4 महीने में बरामदात में जो मामूली इजाफा हुआ है 4.9%। तो ये तो मायूस कुन है कि इंपोर्ट्स में आपने कमी की है, बरामदात को नहीं बढ़ाया। मगर रुपए की कदर जो थी वो 124 रुपये थी जिस दिन इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था। आज 155 रुपये 12 पैसे है, यानी 30 रुपये फी डॉलर गिर गया। तो जो 50 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स है उनका क्या असर होगा, ज़रा सोच लीजिए। शरह सूद जैसे आपने खुद बताया 5.75 से आ गया 13.25। अब भारत में जो है वो है 5.15। तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? अब आलमी बैंक ये कहता है कि 2020 में पाकिस्तान की शरह नमू गिरोथ जो है इस साल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव से कम रहेगी। अल्लाह करे ये गलत साबित हो, और होगा इंशाल्लाह। लेकिन आप दुनिया हमारे मुतालिक क्या कह रही है? तो मेरा अब भी कहना है कि तीन चीज़ें बेहतर हुई, 11 आपने ख़राब कर दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि पहला तो इन्होंने ये कहा था कि हम 100 रोज़ के अंदर इंसाफ और मबनी टैक्सों का निज़ाम नाफिज कर देंगे, वो नहीं किया। दूसरा, इन्होंने कानून बनाया है इस हुकूमत ने, और वो ये बनाया कि जो लूटी हुई दौलत से प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, बिल्डिंग खड़ी है जिस पर हम 70% टैक्स ले सकते थे, उस पर 1.5% टैक्स दे के माफ़ कर दिया, 1.5%। और उसके मुकाबले में जो लोग बैंकों में पैसा जमा करते हैं, जो नेशनल सेविंग्स में जमा करते हैं, उसके मुनाफे पर 10% था, उसको 15% से 17.5% कर दिया। तो अभी देखिए, बचतों की आपने हौसला शिकनी की, बचतों की शरह गिर गई। तो मेरा सिर्फ अर्ज करने का मकसद ये है कि बेहतरी जो आई है उसकी वजह ये है कि अगर मैं आपको रिकॉर्ड पर बताऊं कि 2008 में
पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था 8.2%, सबसे बड़ा। आज तक इतना नहीं हुआ। इस वक्त तो 6.2 था इस हुकूमत का, लेकिन 2011 में 3 साल के बाद वो मुस्बित हो गया था। और लेकिन अब ये कह रहा है कि हम जो है वो 2021 तक ये 2.2 माइनस में रहेगा। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि जो भी माशी पॉलिसियाँ आपने अपनाई उसकी 2 वजह थी। एक तो आपने इनहराफ किया अपने बजट से, अपने एजेंडे से 100%। दूसरा ये हुआ कि अपोजिशन ने जो हंगामाराई शुरू की, तो जो ताकतवर तबके थे जो टैक्स चोरी करते थे, जो कौमी दौलत लूटने थे, आपने उनको कंसेशंस पे कंसेशंस, मरात पे मरात दी ताकि उनकी हिमायत हासिल हो जाए। और उससे जो नुकसान हुआ, तो गवर्नर स्टेट बैंक का मैं अगर आपको एक तहरीर बता दूं ऑफिशियल कैपेसिटी में, वो ये कहते हैं कि जी इस हुकूमत ने अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बोझ डाला, बिजली, गैस और पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए, यूटिलिटीज़ के, अफरात ज़र बढ़ा, जिसकी वजह से स्टेट बैंक को शरह सूद बढ़ाना पड़ा, रुपए की कदर गिरी। ये तमाम नुकसान तो गवर्नर स्टेट बैंक खुद बता रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये 3 चीज़ें बेहतरी लाए, करंट अकाउंट, ट्रेड डेफिसिट और रेमिटेंसेस, और इस साल रेमिटेंसेस गिर गई हैं अब तक, तो इस कॉस्ट पर अगर लिया तो ये खसारे का सौदा इसलिए है कि 2023 तक आपका बजट खसारा अगर बढ़ता है तो ये हमारे 22 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे। वो आज देही इलाकों में अभी रिपोर्ट आई है कि इसके ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की कि 19.3% खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। उनकी जिंदगी तो आपने अजीरन कर दी, उनके घरों में तो झगड़े शुरू हो गए, वो मायूस हो गए, इस हुकूमत से और जमहूरियत से मायूस हो गए। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है सर, मैं क्योंकि ये जो मईशत के, मैं मुडीज का भी एक बताऊंगा जिसके ऊपर ये शोर मचाते हैं, और जो असल मईशत का चेहरा होता है वो आपकी ये अवाम जो है किसी मुल्क की कितनी हाल होती है। मैं आता हूँ जनाब अशफाक साहब आपकी तरफ। तकरीबन ये जो आपने बताया कि जनाब सरमायाकारी नहीं हो रही है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है, अच्छा इंपोर्ट नहीं हो रही है, मईशत को बंद कर दिया गया है, जिसकी बुनियाद पे बेरोज़गारी और महंगाई में होशरुबा इजाफा हो गया है। तकरीबन 13 लाख अफराद बेरोज़गार हुए हैं सर। तो मैं आज आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कराची के हवाले से, जो मेन शहर है, कि इसमें क्राइम रेट किस तरह बढ़े हैं सर। मैं ये तरह आपको फिगर ज़रूर देना चाहता हूँ, आवाम के सामने लाना चाहता हूँ कि देखें ये 2019 का ही सिर्फ मैं दे रहा हूँ, और 2019 में जनवरी से लेके अक्टूबर तक दे रहा हूं, और फिर नवंबर का सिर्फ 10 दिन दे रहा हूं, जहां पर क्राइम रेट बहुत बड़ी तादाद में इजाफा हुआ है। वो दिखाइए स्क्रीन पे कि जनाब मैं ये दिखा रहा हूं जनवरी में, ये स्क्रीन पे देखिए कि इसमें बाज़ाफ्ता 4 व्हीलर स्नैच है, उसके बाद थेफ्ट है, रिकवरी है, स्नैच है, किडनैपिंग है, मोबाइल थेफ्ट है, किलिंग है, एक्सटॉर्शन है, किडनैपिंग है। इसमें आप देख सकते हैं जनवरी और अक्टूबर में बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आ रहा है क्राइम में। हर महीने ये क्राइम बढ़ रहा है और ये क्राइम में इजाफा होता जा रहा है, और उसकी वजह है, जो मालूमात हमने ली तो उसकी वजह ये बताया गया, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो डिग्री होल्डर हैं, वो मास्टर्स हैं, वो आपके क्या कहते हैं ग्रेजुएट हैं, वो मैट्रिकुलेट हैं, वो जाहिल भी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये भी पकड़े जा रहे हैं। और ये कहते हैं कि क्यों पकड़े जा रहे हैं, जब किसी के घर में उसकी माँ को दवाई नहीं मिल रही है। कितने परसेंट आपने इजाफा कर दिया, 11-12%। जहाँ पे कोई खाने को नहीं मिल रहा है, जहाँ उसके बच्चे दम तोड़ रहे होंगे, तो वो डिग्री लेके क्या करेगा, वो तो आएगा ना। मैं आपको दिखाता हूँ नवंबर के सिर्फ 10 दिन में, ये देखिए, क्योंकि अभी नवंबर का आया नहीं है पूरा और दिसंबर का मिला है। मुझे उम्मीद है कि जब मैं दिसंबर का आपको दिखाऊंगा तो आप रो पड़ेंगे क्राइम रेट कराची में किस कदर बढ़ चुका है। नवंबर का ज़रा दिखा दीजिए कि किस तरीके से ये 63, 83, 7, 837, 6, 33, 5, 592, 920, ये सिर्फ 9 दिन के हैं। सोचिए अभी 21 दिन बाकी है तो क्या हाल होगा। और दूसरी तरफ फूड्स के हवाले से वफाकी इदारे शुमारात के हवाले से तकरीबन आपने देखा कि 18-19 बढ़ चुका है। क्या कहेंगे अशफाक साहब, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही तो आपको बताना चाह रहा था कि जिस तरीके से इनकी माशी टीम ने
करंट अकाउंट खसारे को, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि करंट अकाउंट के खसारे को कम करना वक्त की ज़रूरत थी। अगर मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता तो मैं भी कम करता, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था और ये वक्त की ज़रूरत थी। लेकिन जो तरीका इख्तियार किया गया है, ये जितनी चीज़ें आप दिखा रहे हैं, क्राइम रेट बढ़ रही हैं, ये उसका ये आउटकम है। करंट अकाउंट का खसारा तो कम हो गया, लेकिन ये उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इतने भयानक आ रहे हैं साइड इफ़ेक्ट्स। मैं उसको सिर्फ इस तरीके से बता दूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन लोग हर साल जॉब मार्केट में आते हैं, ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, या नौजवान जब आता है जॉब मार्केट में तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन के करीब हैं। ये वेरी करता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। जो नए लोग आ रहे हैं, इनको अगर आपने नौकरी प्रोवाइड करना है इन सबों को, ये नए एंट्रेंट को, तो पाकिस्तान की मईशत 7 से 8% औसतन ग्रो करे, तो फिर ये नए लोग जो आ रहे हैं, जॉब मार्केट पे एंटर हो रहे हैं, ये सबको नौकरियां मिलती रहेंगी। हमें मौका मिला सीपेक के तहत कि जी हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाएं। चाइनीज़ बैठे हुए हैं, मैं अभी पिछले हफ्ते चाइना से आया हूँ, बड़ी फ्रस्ट्रेशन है उधर भी। वो कहते हैं कि जी हम सब जाते हैं वहाँ पर, आप सिर्फ हमें चाय पिलाते हैं, बिस्किट खिलाते हैं, फिर रात में बिरयानी भी खिला देते हैं, उसके बाद कोई आगे नहीं बढ़ते। तो हम चाय, बिस्किट और बिरयानी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हमने अभी तक फंक्शनल नहीं किया है, सिर्फ बातें हो रही होती हैं, सिर्फ बातें। मैं भी सुनता रहता हूं, मैं थक चुका हूं ये बातें सुन सुनकर। ये चाइनीज आर वेटिंग टू रीलोकेट देयर इंडस्ट्रीज। इस मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। इसी तरीके से आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, आप जाएं सियालकोट में, आपके पास वहाँ ये स्पोर्ट्स की इंडस्ट्रीज है, ये छोटे छोटे से इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं, आप इनकी तरफ तवज्जो दें। गुजरावाले में चले जहाँ पर आपके ये कटलरीज वगैरह बनती हैं, वो सियालकोट में बनती हैं, लेकिन यहाँ पर चाकू, छुरी, इस किस्म की चीज़ें जो है छोटी छोटी सी चीज़ें बन रही हैं। हैदराबाद में चूड़ियाँ बनती हैं। यार इन लोगों की तरफ तवज्जो दें कि ये छोटे छोटे जो आज हैं कल बड़े भी हो सकते हैं, और ये जो आज खुद कारोबार कर रहे हैं, 2 आदमी को हायर कर सकते हैं। टूरिज्म की तरफ तवज्जो दें, आप हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन की तरफ तवज्जो दें, ये बहुत जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर की तरफ तवज्जो दें। जब आपने कोई किसी तरफ मैं नहीं देखता हूं कि कोई इसकी तरफ देख रहा हो, ये नहीं, काम नहीं है। जब सर आप जो ये इंपोर्ट है, मशीनरी इंपोर्ट है, इक्विपमेंट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें जब नहीं लाएंगे सर, और इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप नहीं करेंगे सर, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मज़ीद आपकी ख़राब होती जा रही है, तो फिर ये बैरूनी सरमायाकार क्या करेंगे सर। और वैसे भी करना है कि अगर जैसे लास्ट टाइम तो 322 मिलियन डॉलर जो है इनका फॉरेन जो है इन्वेस्टमेंट आई, इन्होंने इसको ट्रेजरी बिल पे डाल दिया, और फिर ट्रेजरी बिल में डालने के बाद इसको बजट खसारे के लिए इस्तेमाल किया गया। और शायद ये एक पूरी साजिश है। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप जरूर बताइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं। मैं बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। मैं ब्रेक पे चला जाऊं। और आपने कहा कि 9 कमर्शियल जोन में से एक जोन भी फंक्शनल नहीं है, यही इत्तला मेरे पास है। लेकिन मैं जब रज़ाक दाऊद साहब से इंटरव्यू लेता हूं तो वो कहते हैं कि 3 जो इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपेक के हवाले से वो फंक्शनल हो चुके हैं। लेकिन जब मैं मांगता हूं कोई चीज़ तो वो देने से कासिर हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह वज़ीर आज़म को उनके मुशीर छोटी छोटी बातों में इतना बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और वज़ीर आज़म उसको चेक करने के बजाय मीडिया में आकर उसको शोर मचाते हैं, हालांकि वो चीज़ बहुत मामूली सी होती है, और उसके बारे में खान साहब को, इमरान खान साहब को पिछले बैकग्राउंड्स नहीं बताते। आइए मैं एक चीज़ बताता हूँ। मुशीर जो ख़जाना है हफीज़ शेख साहब ने पिछले दिनों कहा कि जी एक बरतानवी आलमी जरीदा है जिसको कहते हैं ब्लूमबर्ग, उसका उन्होंने कोट किया कि जी इस वक्त ब्लूमबर्ग के में जो कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 100 में वो कहते हैं 40,000
का ये हुआ है जो सामने आई है। 40,000 पे वो कह रहे हैं कि जैसे मईशत बहुत ऊपर चली गई और बड़ी अहम हो गई है, ये उनका कहने का मतलब है कि बड़ी कामयाबी है। तो मेरा एक सवाल है इमरान खान साहब से और मुशीर ख़जाना से भी कि अगर हम 2017 में देखें तो यही कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपके इंडेक्स 100 ये 2017 में नवाज शरीफ साहब के दौर में 53,000 थी, 53,000 थी। आपके इसमें तो 40,000 है ना, वहाँ 53,000 थी। तो अगर आप कहते हैं आपने आसमान मार दिया तो फिर तो नवाज शरीफ साहब की तारीफ करें कि उन्होंने आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे हालात में दी थी 2017 में। ये एक पॉइंट है। इमरान खान साहब ज़रूर सुनिएगा ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि मूडीज़ का बड़ा शोर मचाया गया कि जनाब मूडीज़ ने उनको जो है वो रेटिंग B3 दे दी है, और वज़ीर आज़म हर छोटी छोटी चीज़ों पे ये मुआशी टीम को शाबाशी देते हैं, बड़ी ज़ोर से शाबाशी देते हैं वज़ीर आज़म साहब। आइए मैं आपको एक कंपैरिजन दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये B3 जो है ना वो बाल बराबर नीचे C के, और C कहते हैं जहां बैंकरप्सी हो जाती है। पहले तो मैं आपको दिखाता हूं कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है। ये जो क्रेडिट रेटिंग है आप लोगों के लिए, वज़ीर आज़म आपके लिए भी है और आवाम के लिए भी है, और ये जो आपको आपके मुआशी टीम नहीं बताती है हम बताएंगे इंशाल्लाह। देखिए क्रेडिट रेटिंग टीम जो होती है टॉप में है AA, उसके बाद A1, AA2, AA3, A1, A2, A3, फिर BAA1, BAA2, BAA3, फिर BA1, BA2, BA3, फिर B1, B2, B3 और फिर CAA1। आप ये देख रहे होंगे कि आप B3 पे आए थे, B3 पे। आइए मैं आपको थोड़ा सा पिछला दिखाता हूँ कि आप जो शोर मचा रहे हैं अपनी मुआशी टीम की बुनियाद पर कि बहुत बड़ा काम कर लिया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में हम B3 पे थे। नहीं, ऐसा नहीं है। आइए पिछली गवर्नमेंट का भी दिखाता हूँ मैं। देखिए 1994 में जब बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी उस वक्त जो है वो रेटिंग जो थी BA3 थी, BA3 जो सबसे बेहतरीन रेटिंग कहलाती है इस जब तक जितनी हमारे पास आई है। उसके बाद 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत थी और उसमें भी B1 रेटिंग थी। B3 के बाद बेहतर होती है B2, B2 के बाद बेहतर होती है B1 और B1 के बाद बेहतर होती है BA3 और फिर BA2। तो यहाँ पर देखें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के 1994 पे आप देख रहे हैं कि BA3 थी जो आज तक पाकिस्तान में इतनी अच्छी रेटिंग किसी की नहीं आई, फिर B1 आई। फिर मुशर्रफ साहब का दौर देखिए जो आप शोर मचा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब। आइए मुशर्रफ साहब के दौर में 2005 B2 थी, फिर 2006 में B1 हुई, फिर 2007 में B2 थी। ये टॉप रेटिंग पाकिस्तान के बेहतरीन 2 अदवार गुजरे हैं। उसके बाद आइए आप जिन्हें कहते हैं ये गलत हैं, बेकार हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, शायद इन्होंने ये रेटिंग कभी ली नहीं है। आइए हम उसको भी दिखाते हैं। जरदारी साहब का दौर है 2008 का B3 और 2009 B3। इन्होंने भी वही रेटिंग आपके साथ आपकी जैसी रेटिंग है, लेकिन उन्होंने शादियाने नहीं बजाए। कभी शादियाने बेनज़ीर ने इस पे नहीं बजाया, कभी शादियाने मुशर्रफ साहब ने नहीं बजाया। क्यों नहीं बजाया? कि ये रेटिंग का एक ताल्लुक ज़रूर मुआशियात से होता है, लेकिन ये सब कुछ जो है वो मुआशियात नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का दौर है 2015 का, वो आप देख लें B3 था 2015 में। फिर आप 2019 में B3 में आ गए, तो आपने कौन सा बड़ा कमाल कर दिया। ये मैंने थोड़ी सी चीज़ें सामने पेश करनी थी। शाहिद साहब आपकी तरफ आता हूँ, पहले इस पे थोड़ा सा कमेंट्स कीजिएगा जो है जो सूरत हाल, और मैं चाहूँगा कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है, आवाम की बेरोज़गार हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए बात यह है कि गुर्बत बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और आवाम को आदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास है। और उससे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि मुस्तक़बिल के मुताल्लिक़ वो किसी खुशफहमी का मुब्तला में नहीं है। क्योंकि जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अगर मैं आपको एक जुमले में बता दूं कि मूडीज़ ने यह कहा है कि 2021 तक पाकिस्तान की मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी, उससे कम रहेगी जो इनके विरसे में मिली। 2023 तक बजट खसारा उससे ज़्यादा रहेगा जो इन्हें विरसे में मिला।
आज वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान में टैक्सों की कम वसूली और ज़र मुबादला के ज़खायर कम, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ख़तरनाक चीज़ें हैं जो है लोगों को ये एहसास है कि भाई सर्कुलर डेट आपने ठीक नहीं किया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लॉसेस बढ़ रहे हैं, तो चंद चीज़ों का इधर उधर करके आप B3 रेटिंग करके या मईशत का आउटलुक उन्होंने मुस्तहकम किया है। तो वो तो पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ था, नवाज शरीफ के साहब के दौर में भी हुआ था, IMF का कर्जा मिलने के बाद। ये तो कभी कोई कमाल होता नहीं है, क्योंकि IMF का नुक्ता होता है मईशत को मुस्तहकम करें, तो उसी की बुनियाद पर उन्होंने मुस्तहकम कर दिया। तो आवाम को मेरे अपने ख्याल से ये एहसास है कि वो 6 महीने की जो बात कर रहे थे कि बेहतरी आएगी, 2022-23 तक बेहतरी नहीं आएगी, 2023 तक बजट खसारा ऊंचा रहेगा। मोदी कह रहा है वो इलेक्शन ईयर आ जाएगा, इलेक्शन ईयर में जो तमाशे पाकिस्तान में होते हैं वो हो जाएंगे। तो सवाल यह है कि अगर आज की तारीख में हमारे स्टेट बैंक ये कह रहा है कि सितंबर तक हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग था वो -5.9%, -5 नेगेटिव ग्रोथ। हाँ, बिल्कुल। तो फिर सवाल ये है कि आपका नेगेटिव ग्रोथ हो रही है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में और मईशत की शरह नमू ग्रो नहीं कर रही। और जो आप CPEC की बात कर रहे थे, अगर आप इजाज़त दें मैं आपको बताऊं कि CPEC में हमारा हुआ ये था कि रज़ाक दाऊद साहब ने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद CPEC के खिलाफ बयान दिया, जिससे चीन नाराज़ हो गया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ने चाइना को गवादर देकर वो दिया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं दे सकता था। लेकिन मैं अगर आपको एक फिगर दूं कि पिछले 6 वर्षों में चाइना को हमने $60 अरब पे किए हैं तिजारती खसारे की मद में, $60 बिलियन। वो है जो टोटल सरमाया ये अगले वर्षों में लगाएंगे, नंबर 1। मगर दूसरी जो परेशानी की बात है कि अमेरिका ने जो अभी एक जुमला इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान चाइना के कर्जे अदा नहीं कर सकेगा, तो वो तो उनकी बदनीयती पे मबनी था। मगर असल सूरत हाल मैं आपको बता दूं वो ये है कि चाइना जो है 68 मुल्कों में $1000 बिलियन इन्वेस्ट करना चाह रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। श्रीलंका पे उन्होंने पोर्ट पे कब्जा कर लिया, सारी दुनिया में बदनामी हुई। उसके बाद मलेशिया ने कहा जी हमें चीन की सरमायाकारी कबूल नहीं है। सारी दुनिया की नज़रें CPEC पर हैं। चीन ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि CPEC नाकाम हो, मगर चीन को पता है कि पाकिस्तान में जो कुछ जिस तरह मईशत चल रही है तो हम उनके कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे। तो चीन ने ये हमें कह दिया है, रिकॉर्ड पर है, कि अगर आप अपने कर्जे अदा नहीं कर सकें वक्त पर, हम आपको मोहलत दे के तोसी दे देंगे। तो मेरा कहना है कि ये तोसी जो मिलेगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मईशत बेहतर हो गई, ये तो आप प्रॉब्लम को पोस्टपोन कर रहे हैं। तो चीन भी ये तस्लीम कर रहा है जो अमेरिका ने कहा था कि ये कर्जे अदा नहीं कर सकेंगे। तो जब आप वो कर्जे अदा करने के लिए बरामदात, आज मेरी बरामदात 2011 से नीचे हैं पाकिस्तान की, एक। दूसरा ये था कि जिन इकोनॉमिक जोन्स की बात कर रहे हैं, तो पहले तो आप ये बताइए कि बलूचिस्तान में पानी है क्या? बलूचिस्तान के लोगों को आपने स्किल लेबर प्रोवाइड कर दिया है क्या? बलूचिस्तान के लोग ये समझ रहे हैं कि CPEC से उनको फ़ायदा होगा या उनको पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें उसके खिलाफ उभार रही हैं? पहला तो तज्जिया ये है। लेकिन जिस मुल्क में सरमाए का फरार हो रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में है और चीन आपसे मांग रहा है कि जी आप हमें मराद दें, तो क्या हमने चीन से ये कहा कि हमने आपको गवादर दिया, आप हमें मुनासिब शराइत पर भाषा डैम तो बना दें? अगर चीन भाषा डैम नहीं बनाता तो हमें क्या मिलेगा, मुझे कोई बता तो दे। $60 अरब हमने तिजारती खसारे में चीन को पे कर दिया है 6 वर्षों में। तो इन चीजों को भी जरा देख लें। ठीक जी, ठीक है। मैं इससे पहले कि अशफाक साहब की तरफ आऊं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं अशफाक साहब, ताकि आपको टाइम मिले, आप बेहतरीन तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत छोटा सा, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आपने रज़ाक दाऊद का एक स्टेटमेंट सुना होगा, मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा था कि जी पावर, पिछली हुकूमत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के बारे में उन्होंने कहा कि जी जो बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट आई थी वो पावर सेक्टर में लगा और उसकी वजह से आज वो जो बिजली की लोड शेडिंग वगैरह है वो नज़र नहीं आ रही है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो पिछली हुकूमत की, रज़ाक दाऊद खुद मानते हैं। जी जनाब, डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। फॉरेन इन्वेस्टमेंट $322 मिलियन ट्रेजरी बिल में चली गई, वहाँ से ये बजट खसारा पूरा कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर आप? देखिए, मुझे मालूम है कि
जितनी बातें मैंने की है, लोग होंगे या इवन प्राइम मिनिस्टर या उनके जो लोग होंगे, वो यही समझेंगे कि जैसे मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। मैं हरगिज़ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सक्सेसफुल हों और इस मुल्क की मईशत को बेहतर करें वो। लेकिन मुश्किल ये है कि प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं वो उनको सही सूरत हाल नहीं बताते। वो उनको इतनी सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन देते हैं कि जिससे प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए और उसके बाद वो ट्वीट कर दे और वो शाबाशी भी वसूल कर लेते हैं। पूरी पिक्चर नहीं बता रहे हैं। और फिर अजीमत हो। जब मैं वो पिक्चर बताता हूं तो लोग कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं हरगिज क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि सर, आपके लोग आपको सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अब मैं आता हूं आपके सवाल की तरफ में, और जिस तरीके से वो चाहते हैं कि कामयाब हों, यकीन करें कि मेरी भी दुआ भी है, कोशिश भी है कि ये प्राइम मिनिस्टर कामयाब भी हों। जब मैं देखता हूं कि वो घिर गए हैं लोगों में, मुझे तकलीफ होता है कि वो उनको लोग सही रास्ते पे नहीं लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको लेकर आता हूं आपके सवाल की तरफ में। ये हमारे जो गवर्नर स्टेट बैंक आए हैं, इनकी एक फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन है हॉट मनी। इजिप्ट में उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि इंटरेस्ट रेट को इतना ज़्यादा बढ़ाया और वहाँ फॉरेन बैंक्स के जो फॉरेन बैंक्स ऑपरेट कर रही थे इजिप्ट में, उनसे कहा कि तुम डॉलर लाओ बाहर से, इजिप्शियन पाउंड में उसको कन्वर्ट करो और उसके बाद इनके ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करो। तो जब इजिप्ट IMF के प्रोग्राम में गया 2016 सितंबर अक्टूबर में, तो इजिप्ट का जो रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो $15 बिलियन था। 3 साल के बाद वो IMF का जो $12 बिलियन का प्रोग्राम था, जब ख़त्म हुआ तो रिजर्व उनका $45 बिलियन पे ख़त्म हुआ। ये अक्टूबर नवंबर 2019 की बात कर रहा हूँ। अभी 3 साल का ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ है। तो कितना इजाफा हुआ उनके रिजर्व में? $30 बिलियन का, 15 से 45, 30 बिलियन ऐड किया उन्होंने अपने रिजर्व में। इस 30 बिलियन में 12 बिलियन तो IMF का पैसा है जो IMF ने डिसबर्स किया था, और $20 बिलियन ये हॉट मनी लेकर आए हैं वो वहां से। तो इजिप्ट में जो उनके रिजर्व को बिल्ड किया गया है वो IMF का पैसा है या हॉट मनी है? इजिप्ट ने अभी 1% अपने इंटरेस्ट रेट को कम किया तो तकरीबन $1 बिलियन इजिप्ट से निकल गया बाहर। हमें उन्होंने इसी रास्ते पे लगा दिया है। ये इंटरेस्ट रेट को जो 13.25% पे रखा है, डिस्पाइट के इतने तरफ से कहा गया कि यार इसे कम करो, ये बहुत ज्यादा आपने करके रखा हुआ है। गवर्नर साहब नहीं कम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इन्होंने लंदन में जाकर तमाम फॉरेन बैंक का वहां मीटिंग की, उनको कहा कि आप पैसे लेकर आए। बिल्कुल इजिप्ट वाला मॉडल, वो पैसा लेकर आ रहे 1%, 1.5% पे उनको मिल जाता है कि बड़े बड़े बैंक हैं वो, और पाकिस्तान में ला रहे हैं। और हमारे ट्रेजरी बिल में 3 महीने वाले ट्रेजरी बिल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जरा हालात खराब हो तो फौरन निकल सकते हो। और आप देखें कि गैप कितना है, मार्जिन देखें, 1-1.5% पे बाहर से पैसे लेते हैं, यहां पर ला रहे हैं 12% पे, 13% पे बेच, उनको रिटर्न मिल रहा है ट्रेजरी बिल्स में। ये गवर्नमेंट बोरो कर रही है उस पैसे के, और गैप 10-11% का जो गैप है ये उनका प्रॉफिट है। उसके बाद आपने देखा कि एक्सचेंज रेट हमारा बिल्कुल एक तरीके से फिक्स हुआ है। यहां पर क्या क़यामत आ गई, स्टेट बैंक में इतना पैसा आ गया कि रिजर्व जो है हमारा एक्सचेंज रेट वो इतना स्टेबल हो गया कि हिल नहीं रहा है। ये हमने उनसे ये कहा है बैंकरों को कि हमने एक्सचेंज रेट को यहीं रखना है, तो वो उन्होंने एक्सचेंज रेट को एक तरीके से रोक के रखा है, और उनको वो एक्सचेंज जो रिस्क हो सकता था उस रिस्क से भी बचाया है। ये पैसा बहुत ही खतरनाक पैसा है। ठीक है सर, जरा ये रेट कम होगा, ये पैसा निकलेगा और हम फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में खड़े हुए होंगे। तो ठीक है सर, बहुत वक्त खत्म हो जाता है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।